नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आज की बड़ी खबर असदुद्दीन ओवैसी से जुड़ी हुई है। और AIMIM के जो प्रमुख हैं असदुद्दीन ओवैसी, आज वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। और वैसे तो वो ट्रोल किए जाते हैं, लेकिन आज वो ट्रेंड कर रहे हैं और पाकिस्तान उनको जमकर आज धोने की कोशिश कर रहा है। तो मैंने सोचा आज ओवैसी से जुड़ा हुआ एक डिस्कशन किया जाए कि आज पाकिस्तानी उनको जमकर क्यों धो रहे हैं और यहाँ हमारे देश में वो ट्रेंड कर रहे हैं। ओवैसी ने कुवैत में एक कार्यक्रम के दौरान, आपको पता है वो मल्टी पार्टी डेलीगेशन में गए हैं, जो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में और भारत का पक्ष रखने के लिए वो मल्टी पार्टी डेलीगेशन विदेश गया है। तो उस कार्यक्रम के दौरान ओवैसी ने पाकिस्तान की सेना पर कड़ा हमला बोलते हुए उन्हें बेवकूफ जोकर कहा। अब सुनते जाइएगा क्या क्या उन्होंने कहा, जिसको लेकर उनके ऊपर तालियां बज रही हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक बेवकूफ जोकर है। फिर उन्होंने कहा कि बता दें कि पाकिस्तानी सेना ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को जो तस्वीर भारत पर जीत के रूप में भेंट की, वो दरअसल चीन के 2019 के सैन्य अभ्यास की तस्वीर थी। मैं फिर से रिपीट कर रही हूं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने प्रधानमंत्री शहबाज को जो तस्वीर भारत पर जीत के रूप में भेंट की, वो दरअसल चीन के 2019 के सैन्य अभ्यास की तस्वीर थी। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए ओवैसी ने कहा कि ये लोग भारत से मुकाबला करना चाहते हैं और दूसरों की तस्वीरें चुराकर जीत का दावा करते हैं। पाकिस्तान को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। एक बहुत ही कड़ा हमला उन्होंने किया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ओवैसी ने इस बयान से ये स्पष्ट हो गया कि भारत की ओर से न केवल सैन्य बल्कि राजनयिक और वैचारिक स्तर पर भी प्रतिरोध जारी है। भारत सरकार ने पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को बेनकाब करने के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल दुनिया अलग अलग देशों में भेजा है, जहां पर वह ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और पाकिस्तान के खिलाफ किए गए सैन्य कार्रवाई के बारे में जानकारी दे रहे हैं। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने साथ में ये भी कहा कि पाकिस्तान को नकल करने के लिए अकल जरूरी है। अब भारत की सरकार ने एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जैसा भेजा, मैंने आपको बताया कि उसका कैसे भारत शिकार बना, उसके बारे में ये बोलते बोलते उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर काफी कड़ा हमला किया। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान एक जोकर है और उसको नकल करने की भी अकल नहीं है। तो ये काफी आज ये वाली जो बाइट है उनकी ट्रेंड कर रही है। तो आज इसी को लेकर हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ दो वरिष्ठ मेहमान हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवाती हूँ। हमारे साथ प्रोफेसर मोहसिन खान है, जो कि इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हैं जिंदल यूनिवर्सिटी से। मोहसिन, आपका स्वागत है। हमारे साथ सिद्धार्थ शर्मा, इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट भी हैं। सिद्धार्थ, आपका भी स्वागत है। आज की चर्चा में मोहसिन से शुरू करूंगी कि वैसे तो ओवैसी को हमेशा गालियां ही पड़ती रहती हैं, आज ओवैसी ट्रेंड कर रहे हैं और पाकिस्तान में उनकी जमकर धुनाई हो रही है। जमकर लोग धुन रहे हैं कि अरे ये कैसा मुसलमान है और ये क्या बकवास कर रहा है। लेकिन हमारे देश में आज ओवैसी हीरो बन गए। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आज जो मोदी जी की ट्रोल आर्मी अभी तक ओवैसी को गाली बकती थी और उल्टा सीधा कहती थी, उनको मुल्ला बताती थी, आज उस ट्रोल आर्मी का क्या होगा? सवाल तो पहले ये है। ये तो भाई उन्होंने एक भारतीय नागरिक होने का पूरा दायित्व निभाया, एक रिस्पॉन्सिबल विपक्ष नेता के रूप में उन्होंने अपनी पूरी जिम्मेदारी वहां पर की। लेकिन आज जो मोदी जी की ट्रोल आर्मी है, उस पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या कहेंगे अभी? देखिए, मोदी जी की जो ट्रोल आर्मी है वो खुद गधे हैं, भावुक गधे जिन्हें कह सकते हैं। वो इस बात को समझते नहीं कि पाकिस्तान कोई हिंदुस्तानी मुसलमान का दोस्त नहीं है। हिंदुस्तानी मुसलमान कोई सहानुभूति नहीं रखते पाकिस्तान से, क्योंकि वो कभी उनके फायदे के लिए करता नहीं है, उनको नुकसान ही पहुंचाता है हमेशा। एक तो सीधे सीधे डायरेक्टली पहुंचाता है जब कोई चीज हिंदुस्तान के खिलाफ करता है, दूसरा इस तरह से पहुंचाता है कि हिंदू मुस्लिम के बीच की दरार बढ़ाता है, जो हिंदुस्तानी मुसलमान बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो हिंदुस्तानी मुसलमान कोई भी सहानुभूति नहीं रखता और उनको फालतू का मानता है, फालतू के लोग मानता है। तो जो असदुद्दीन ओवैसी ने कहा वो सही कहा मेरी राय में, और वो दिख भी रहा है। आप देखिए कि उनके
रक्षा मंत्री, उनके डिफेंस मिनिस्टर के क्या स्टेटमेंट्स हैं, और आप अगर देखें उनके प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट्स और आर्मी चीफ के भी जो स्टेटमेंट हैं, कोई समझदार आदमी के स्टेटमेंट नहीं है ये, तीनों में से कोई भी। तो अगर ओवैसी ने उनको गधा बताया तो सही बताया है। वो भी मोटी बुद्धि के लोग हैं, और हमें जो हिंदुस्तानी मुसलमानों को भी जो गाली देते हैं वो भी मोटी बुद्धि के लोग हैं, ये ट्रोल जो हैं। क्योंकि ये तो वही बात हो गई कि भाई आपकी अमेरिका से लड़ाई हुई तो सब ईसाई खराब हो गए, या आपकी पाकिस्तान से हो गई तो सब मुसलमान खराब हो गए। ऐसे कोई बोले कि अगर हिंदुस्तान में कोई क्रिमिनल है वो हिंदू है तो क्या कोई सारे हिंदू खराब हो जाएंगे क्या? आप जनरलाइज ना करें, आप इंडिविजुअल को देखें, आप एक कम्युनिटी को भी देखें कि कैसे वो बिहेव कर रही है, क्या उसके आपके देश की इतिहास में क्या उसके कंट्रीब्यूशन है। क्या एक भारतीय मुसलमान जो हैं, चाहे वो फौज में हो, चाहे वो किसी भी चीज में हो, बिजनेस में हो, चाहे वो अजीम प्रेमजी हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो सोशल वर्कर हो, कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता हो, या वो यूनिवर्सिटी चलाते हो, या वो प्रोफेसर हो, या कोई भी हो, आप उनका कंट्रीब्यूशन देखिए, आप उनका व्यवहार देखिए। आप एक दो अगर कोई चरमपंथी है उसको पकड़ के, या कोई अगर वायलेंस करता है उस दो चार लोगों को पकड़ के आप एक पूरी कम्युनिटी के पीछे पड़ जाते हो, तो इसमें बेवकूफी तो आपकी है ना। एक तो आप पूरी कम्युनिटी को एक एक रंग में रंग रहे हो, दूसरी बात यह आप अपने देश को कमजोर कर रहे हो क्योंकि उसको बांट रहे हो, आप उसके हिस्सों को बांट रहे हो। तो फिर एंटी नेशनल कौन हुआ? आप हुए या वो जिनको आप एक्यूज कर रहे हो? क्योंकि नेशन में तो सब आते हैं ना, राष्ट्र में तो सब आते हैं। आप अगर बांट के उसके टुकड़े कर रहे हो तो आप नेशन को कमजोर ही कर रहे हो, क्योंकि वरना वो इंसान आपके नेशन में हर तरह से कंट्रीब्यूट कर सकता था। अगर इंटेलेक्चुअल है, बुद्धिमान है, तो वो इंटेलेक्चुअली करता। अगर वो फौजी है तो वो योद्धा बन के करता। अगर वो बिजनेसमैन है तो वो बिजनेस में करता, चाहे वो सिप्ला वाले हों, चाहे वो अजीम प्रेमजी वाले हों। वो चैरिटी भी करते हैं, वो फ्री की यूनिवर्सिटीज भी चलाते हैं। वो तो भारत में कई तरह से वो कंट्रीब्यूट करते हैं। आप उनके इसी तरह से जो पॉलिटिक्स में वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं, चाहे वो गुलाम नबी आजाद हों, चाहे वो ओवैसी हों, और अब दिख ही रहा है कि भारत के बाहर जाके कंट्रीब्यूट ही कर रहे हैं, सलमान खुर्शीद हों। तो आप देश के अंदर तो आप उनको देशद्रोही बता के उनकी लिंचिंग कर देते हो, पर जब बाहर जाने का वक्त आता है तो आप उनको लेके जाते हो। आप बीजेपी का एक भी इस वक्त मिनिस्टर नहीं है मुसलमान, एमपी भी शायद नहीं है एक भी। पर जब आप बाहर लेके गए तो आप 19% जो एमपी लेके गए वो मुसलमान थे, क्योंकि आपको फिर दिखाना पड़ता है बाहर कि हम लिबरल हैं, हम सेक्युलर हैं, हम आधुनिक देश हैं, हम आपकी तरह ही हैं जो यूरोप के देश हैं या अमेरिका के देश हैं। क्योंकि वहां पे वो इसीलिए पाकिस्तान को बुरा समझते हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान को एक मजहबी देश समझते हैं जो भेदभाव करता है अपने नागरिकों के बीच में। उस चीज को बहुत तुच्छ और घटिया समझा जाता है वेस्ट में आज। आज ही नहीं बल्कि आज से 100 साल से पहले से वो इसको बुरा समझते हैं। तो आप जब जाते हो, चाहे जापान या कोरिया या यूरोप या अमेरिका, तो आप एक उसी बेसिस पे जाते हो जो जवाहरलाल नेहरू ने ले किया था, उसी बेसिस पे जाते हो जो नींव गांधी जी ने डाली थी, नेहरू ने डाली थी, सुभाष चंद्र बोस ने डाली थी, पटेल ने डाली थी, मौलाना आजाद ने डाली थी। एक धर्म निरपेक्ष सेक्युलर भारत की, एक एक आधुनिक हिंदुस्तान की, जिसके डैम और ऊर्जा घर जिसके मंदिर हों, ऐसे नेहरू ने कहा था। ठीक है, अब मैं सिद्धार्थ के पास आती हूँ कि सिद्धार्थ, आज बात यही हो रही है कि ओवैसी ने आज क्या मोदी और मोदी की ट्रोल सेना को जीरो कर दिया, इस तरीके का जवाब देकर। ऐसा व्यक्ति जिसकी भारत के अंदर इतनी ट्रोलिंग हो रही थी और उसने ऐसा मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को देकर आज क्या कर दिया एक तरीके से ओवैसी ने, क्या मोदी को और मोदी की ट्रोल सेना को बिल्कुल नंगा कर दिया?
कि भाई वो क्या बोल रहे थे आप, और उनको उनको झूठा ही साबित कर दिया एक तरीके से। तो क्या ये पूछना सही होगा कि क्या ओवैसी ने मोदी को झूठा साबित कर दिया एक तरीके से? जी, ये जो पूरा सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल गया है, जिसमें 59 लोग हैं, अलग-अलग दल के लोग हैं, उसमें क काफ़ी सारे मुसलमान भी हैं, 11 मुसलमानों को भी भारत सरकार ने भेजा है। तो ये लोग किसी मेरे ख्याल से वो भाजपा की ट्रोल आर्मी को टारगेट करके कुछ नहीं कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं और इसमें भाजपा की ट्रोल आर्मी खुद ही अपनी फजीहत करवा रही है, उनकी कलाई धीरे-धीरे खुद ही खुल रही है। मेरे ख्याल से ओवैसी हों या शशि थरूर हों या कानीमोड़ी हों, ये सब लोग कोई भाजपा की ट्रोल आर्मी को दंगा नहीं कर रहे हैं। ये अपना काम कर रहे हैं। ये अपना काम करने में इंसिडेंटली अगर संजोग से भाजपा की ट्रोल आर्मी की फजीहत होती जा रही है, तो ये उनकी समस्या है। क्योंकि सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जो है, वो भारत के लिए बैटिंग कर रहा है। वो भाजपा के लिए बैटिंग नहीं कर रहा है। वो भाजपा भारत का काम करने के लिए भले इसको अलग ढंग से समझें तो आजकल आईपीएल चलता है, तो आईपीएल में रोहित शर्मा और विराट कोहली अलग-अलग टीम के लिए खेलते हैं, एक-दूसरे के खिलाफ भी खेलते हैं। लेकिन जैसे ही इंग्लैंड में टीम इंडिया के लिए खेलते हैं, तो दोनों मिल के साथ खेलते हैं। वहाँ पर फिर कोई एक-दूसरे का विरोध नहीं करते। तो सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने इस चीज़ को, इस स्पिरिट को समझा है और इसीलिए वो जब बाहर गया है, तो वो टीम इंडिया जैसा बैटिंग कर रहा है, वो भारत के लिए बैटिंग कर रहा है, चाहे थरूर बैटिंग कर रहे हो, चाहे ओवैसी बैटिंग कर रहे हो, चाहे कानीमोड़ी बैटिंग कर रही हो। दिक्कत यह है कि बीजेपी का पूरा इकोसिस्टम जो है, वो हमेशा भारत के लिए बैटिंग नहीं करता, वो हमेशा बैटिंग करता है बीजेपी के एक लिए। चीज और भी है सिद्धार्थ, एक चीज और भी है, जो बीजेपी के जो सांसद गए हैं वो क्या मुंह लेकर क्या बताएंगे ये तो पता ही नहीं है। बात किसकी हो रही है, आपने बिल्कुल सही कहा कि वहां पर इंडिया अलायंस के लोगों की बात हो रही है, चाहे वो ओवैसी हो चाहे फिर शशि थरूर हो। उस दिन भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि भाई आइडिया ऑफ इंडिया की बात हो रही है, ये मल्टी पार्टी और जो विपक्ष के जो लोग गए हैं ये भारत के आइडिया की बात कर रहे हैं और हाँ। अपने देश को तो आगे रख ही रहे हैं। लेकिन क्या इससे बड़ी बेइज्जती बीजेपी के नेताओं की हो सकती है कि वो साथ में भी है विपक्ष के, वो कुछ बोलने का मुंह नहीं रख रहे हैं, और हीरो कौन बन रहा है, या तो शशि थरूर बन रहे हैं और या तो असदुद्दीन ओवैसी। आज तो मैं ओवैसी की बात करूंगी, थरूर की तो उस दिन हम लोगों ने किया था, लेकिन आज ओवैसी ने मोदी की ट्रोल सेना, बाकी जो बीजेपी के नेता हैं जैसे निशिकांत दुबे हो गए, दुबे जैसे लोगों को आज तो बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल चुप करा दिया ऐसे लोगों को। जी, फिर से मैं आईपीएल का उदाहरण, क्रिकेट का उदाहरण दूँगा। एक पृथ्वी शॉ हैं, एक विनोद कांबली हुआ करते थे। दोनों जब आए थे तो बहुत नाम हुआ था। विनोद कांबली का सचिन तेंदुलकर जैसा नाम हुआ था। लेकिन जैसे ही डिफिकल्ट पिच पर खेलना पड़ गया ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड में जाके, वहाँ पर जाके विनोद कांबली की कलई खुल गई, पृथ्वी शॉ की कलई खुल गई। जिसके अंदर क्वालिटी होती है, जिसके अंदर सच में कोई क्या कहते हैं, प्रतिभा होती है, खेलने का मादा होता है, वही खेल पाता है। बाकी लोग धीरे-धीरे छँट जाते हैं। तो ये जो बीजेपी के सांसद गए हैं, पृथ्वी शॉ जैसे गए हैं, विनोद कांबली जैसे साथ में तो गए हैं, लेकिन इंग्लैंड के पिच पर ये लोग बैटिंग नहीं कर पाएंगे। बैटिंग वहां पर सचिन तेंदुलकर, जिनके पास कैपेसिटी है, वही कर पाएंगे। और जिसकी क्षमता है, जिसको कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं, तो क्षमता जो है वो क्षमता अब बाहर आ रही है, क्योंकि समस्या पहली बार आई है। इस तरह की समस्या भी भारत के सामने नहीं आई थी, क्योंकि पिछले 10 साल में मैं वही कह रहा था कि एक तरफ तो सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल है जो भारत के लिए बैटिंग कर रहा है, लेकिन आप बीजेपी के इकोसिस्टम को देखिए तो वो सिर्फ हमेशा बीजेपी के लिए ही बैटिंग करता है। पिछले 10 साल में भारत के प्रधानमंत्री जी अगर 73 बार विदेश गए, 210 बार यात्रा की, तो एक बार भी अपने साथ किसी भारत के विपक्ष के प्रतिनिधिमंडल को, थरूर साहब को साथ में नहीं लेके गए। इस बार जब सबसे ज्यादा समस्या आ गई, कॉम्प्लिकेटेड हो गया, कठिन और क्या कहते हैं, बड़ा जटिल समस्या आ गई, तो खुद पीछे हट गए और इन लोगों को बाहर भेजा, और ये लोग अच्छे से बैटिंग कर रहे हैं। अब ये समस्या यह है कि भाजपा ने खुद अपने ही बुने हुए जाल में वो फंस गई है। पहले तो पहलगाम में राष्ट्रीय सुरक्षा में बीजेपी फेल हो गई, फिर ऑपरेशन सिंदूर में जब सेना ने पीओके और अखंड भारत को अपनी मुट्ठी में ले लिया था, तब किसी दूसरे के दबाव में आके सीज फायर करके उनका जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद था उसमें खुद ही पलीता लगा लिया, क्योंकि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद तो कल्चरल नेशनलिज्म बीजेपी का स्लोगन है। तो कल्चरल नेशनलिज्म में अखंड भारत और पीओके दोनों आता है, और सेना ने अगर 10 तारीख को 10:30 बजे बता दिया कि दोनों मुट्ठी में था, तो आपने छोड़ दिया, तो इसके बाद से कल्चरल नेशनलिज्म और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भी तो बात करना भाई भाजपा के लिए मुश्किल है, अनटेनेबल हो जाता है भाजपा के लिए बात करना। अब दूसरे देश की जनता को, अब क्या हो गया, अब समस्या ये हो गई है कि कल हमने देखा कि भारत के प्रधान जी दूसरे देश की जनता को संबोधित कर रहे हैं। उनको यह दिखा रहे हैं क्योंकि मेरी जनता मेरी नहीं सुन रही है,
तो अब हम दूसरों को सुनाएंगे। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि किसी एक देश का प्रधान दूसरे देश की जनता को क्यों संबोधित करेगा। कभी ट्रंप ने भारत की जनता को तो संबोधित नहीं किया, कभी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने तो भारत की जनता को संबोधित नहीं किया, कभी रूस के प्रधानमंत्री ने तो भारत की जनता को संबोधित नहीं किया, कभी ऋषि सुनक जो कि आधा हिंदुस्तानी है फिर भी वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए तो उन्होंने भारत के जनता को तो संबोधित नहीं किया। जनता को संबोधित आप तभी कर रहे हैं, दूसरे देश की जनता को संबोधित तभी कर रहे हैं जब ये होता है कि मान न मान मैं तेरा मेहमान। इसका मतलब ही है कि घर में मेरी फजीयत हो रही है, इसीलिए अब मैं दूसरे के घर में मेहमान बन के मुझे जाना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे घर में कोई पूछेगा नहीं तो मैं दूसरे के घर में जबरदस्ती मेहमान बनने जाऊंगा। तो हुआ समस्या ये है, सभी लोगों को अब समझ में आ रहा है, भारत बड़ा या भाजपा बड़ी, इसी प्याज की परत अब धीरे धीरे खुलते जा रही है। टीम इंडिया भारत में 140 करोड़ लोग हैं, 23 करोड़ लोग उसमें बीजेपी को वोट करते हैं या बीजेपी के समर्थक हैं या बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। 117 करोड़ लोग अपने आप को हिंदुस्तानी के रूप में देखते हैं, भारत बड़ा मानते हैं। बीजेपी का एक इकोसिस्टम है, वो भारत से ज्यादा बीजेपी को बड़ा मानता है। यही अंतर है और ये अंतर अब धीरे धीरे खुल के सामने आ रहा है। कभी वो ओवैसी खुल के दिखा रहे हैं, कभी वो कानीमोड़ी खुल के दिखा रही हैं, कभी वो शशि थरूर खुल के दिखा रहे हैं, और कभी कभी भाजपा खुद ही भारत में बैठे बैठे दूसरे देश के जनता को संबोधित करके खुद ही जो फजीयत बची कुची है वो खुद अपनी करवा रही है। तो अब ये मेरे ख्याल से प्याज की परत धीरे धीरे खुल रही है, क्योंकि सबको पता है 2 ही 3 सवाल हैं देश की जनता में। भारत कोई भी हिंदुस्तानी हो, भले भारत से बाहर रहता हो, उसके मन में यही सवाल है कि हम देश में जब एक राष्ट्रवादी पार्टी थी, राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पे वो आई थी, तो उसने पहलगाम जैसे सुरक्षा में चूक कैसे कर दिया। दूसरा ये कि अखंड भारत और पीओके दोनों जब मुट्ठी में आ गया था सेना के, तो आपने दूसरे के कहने पे सीज फायर क्यों कर दिया। और तीसरा ये कि अपने घर में पहलगाम है, अपने घर में पूंछ है, यहाँ पर सब अपने ही नागरिक मारे गए हैं, कोई आतंकवाद में और कोई पाकिस्तान की गोलाबारी में। आप उनके पास जाने के बदले, उनके मैयत में जाने के बदले, इसका आप अगर क्या कहते हैं सेलिब्रेशन करोगे गुजरात में और राजस्थान में जाके, मृत्यु पर ना कोई समारोह नहीं मनाया जाता है। अभी तक आप अगर ऑपरेशन सिंदूर कर रहे हैं, रोज पाकिस्तान से गोलाबारी हो रही है, हर 1 दिन 2 दिन में हम देख रहे हैं कि या तो कोई सैनिक मर रहा है पुंछ में, या तो कोई सिविलियन के ऊपर बमबारी हो रही है, कभी स्कूलों के ऊपर पाकिस्तान बम गिरा रहा है, कभी चर्चों के ऊपर गिरा रहा है, कभी गुरुद्वारे के ऊपर गिरा रहा है, लोगों के घर नष्ट हो रहे हैं। तो ऐसे समय में जब हानि हो रही है, लोगों को जानमाल की नुकसान हो रहा है, तब उनके पास जाके उनको संवेदना प्रकट करने के बदले आप अगर वोट की राजनीति करना चाहिएगा, किसी एक जो ऑपरेशन आपने किया ही नहीं, ऑपरेशन किया सेना ने, कल सेना ने फोटोग्राफ भी निकाल के दिखा दिए कि 7 तारीख को रात में जब वो आतंकवाद के ठिकानों को नष्ट कर रहा था, वो नष्ट जब कर रहा था तो तीनों सेना के अध्यक्ष वहां पर थे, यूनिफॉर्म में थे, एक भी भारत का सिविलियन उसमें नहीं दिख रहा था। न तो भारत के प्रधान जी दिख रहे थे, न तो भारत के रक्षा मंत्री दिख रहे थे, न तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार दिख रहे थे, कोई भी सिविलियन, एक भी सिविलियन नहीं दिख रहा था। तो सेना ने जो काम किया, किसी डॉक्टर, मेरे पिताजी बीमार थे, डॉक्टर ने उनका ऑपरेशन किया, बचा लिया, अच्छे से इलाज कर दिया, उसका क्रेडिट मैं कैसे ले सकता हूं कि मैंने ऑपरेशन करवाया? ऑपरेशन तो डॉक्टर ने किया। अगर मैं क्रेडिट लेने जाऊंगा तो दुनिया में हंसी का पात्र बनूंगा। मेरे ख्याल से बीजेपी के साथ यह समस्या है कि बीजेपी ने कभी भी भारत को बाद में प्रोजेक्ट किया है, भाजपा को पहले प्रोजेक्ट किया है। बीजेपी हमेशा कहती है कि बीजेपी इज इक्वल टू इंडिया। मेरे ख्याल से ये ही सवाल है। अब जो सवाल है, अंतिम सवाल मैं मोहसिन और आपसे सिद्धार्थ दोनों से करूंगी, मैं मोहसिन से पहले कर लेती हूँ कि अब जब ये मल्टी पार्टी डेलीगेशन वापस आएगा और जिस तरीके की तारीफ शशि थरूर, जिस तरीके की तारीफ ओवैसी, कानीमोड़ी इन जैसे स्पीकर्स की हुई है, तो आपको क्या लग रहा है कि क्या ये एडवांटेज विपक्ष होगा या फिर मोदी जी इसको अपने फेवर में भुना लेंगे कि देखिए भाई ये तो मैं ही एक ऐसा प्रधानमंत्री था जिसने विपक्ष के सारे लोगों को मल्टी पार्टी डेलीगेशन के लिए भेजा। तो आपको क्या लग रहा है कि एडवांटेज में कौन रहेगा, विपक्ष या फिर मोदी जी? मुझे लग रहा है विपक्ष बाजी ले जाएगा इस बार। एक प्रॉब्लम और है, ये जो हमारी डेलीगेशन बाहर गई हैं, ये बाहर के पार्लियामेंटेरियंस और उनके सिटीजन को नहीं संबोधित कर रही इतना, ये उनसे गुफ्तगू नहीं कर रही जो वहां के शहरी हैं, बल्कि ये ज्यादा हमारे
एनआरआईज के साथ और एम्बेसी के लोगों के साथ कर रही है। तो इसका बाहर कितना असर होगा ये नहीं कह सकता मैं, पर हमारा मीडिया क्योंकि इसको बहुत कवरेज दे रहा है, तो ये लोग अब हीरो बन गए हैं एक तरह से, तो इनकी छवि यहाँ अच्छी हो गई है। ये मोदी जी को नुकसान करेगी। मतलब पर मोदी असली जी ने ही, चीज, ऐसा लगता है तो अंत में यही कहेंगे सिद्धार्थ कि क्या मोदी जी ने ही सुपारी ले ली है कि भाई विपक्ष को अब चमकाना है, बहुत धो लिया मैंने 10 साल 11 साल विपक्ष को, अब अपने एंड से थोड़ा सा विपक्ष को चमका भी दूं। तो क्या एक लेवल प्लेइंग फील्ड मोदी जी अपने तरीके से लाने की कोशिश कर रहे हैं? जी देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड का तो पता नहीं, लेकिन ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि पहलगाम में देखिए भाजपा का आप चरित्र देखिए, तो भाजपा हमेशा बहुत एग्रेसिव खेलती है और उसका स्वैग जो है, जिसको अंग्रेजी में एक कहावत कहते हैं स्वैग, आप महेंद्र सिंह धोनी में एक स्वैग देखेंगे, वो जीरो पर भी आउट होते हैं तो उन पर उनका पिच पर आने का तरीका और जाने का तरीका में एक स्वैग रहता है। तो बीजेपी का जो स्वैग है, वो स्वैग पहली बार हमने देखा टूटा जब पहलगाम होने के बाद तुरंत भाजपा ने मान लिया कि हमसे सुरक्षा चूक हुई। इसका मतलब कहीं ना कहीं बीजेपी में सर्टन रियलाइजेशन, कुछ चीजों का एहसास है कि वो कहीं कम है। मेरे ख्याल, मैं ये फिर से कह रहा हूं, बीजेपी में नहीं, बीजेपी की सरकार को, बीजेपी की जो सरकार है उसको शायद अपनी सीमाओं का थोड़ा सा अब एहसास होने लगा है कि कई सारे विषय हैं, कई सारी जटिलताएं हैं जो कि वो अकेले नहीं संभाल पाएगी, इसीलिए उसको बहुत लोगों की जरूरत पड़ती है। इसीलिए वो पहली बार कभी सुरक्षा चूक भी मान लेती है, दूसरे बार में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के मीटिंग में ये भी कह देती है कि ये विषय इतना जटिल है कि इसको भैया आर्मी वाले, मिलिट्री वाले आप ही संभालो, हम इसमें नहीं पड़ेंगे, हम बाहर रहेंगे। तीसरी बार जब हमें उनको मालूम पड़ता है कि विदेश में डंका नहीं बज पाया है, तो सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भी बनाते हैं और उनको भेजते हैं। इसका मतलब है कि बीजेपी की सरकार कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रियलाइज कर रही है उसकी कमियों को, लेकिन बीजेपी का जो इकोसिस्टम है वो एक अलग ही भस्मासुर है। वो अपने ही फ्यूल से चलता है, उसका ईंधन कुछ और है, वो चल रहा है और वो इतना मोमेंटम पकड़ चुका है कि ये जो चल रहा है इसके लिए थोड़ी दिक्कत होगी। मेरे ख्याल से इसको बहुत संक्षेप में कह देता हूं, ये केवल ही और भी का खेल है। विपक्ष कह रहा है कि हम भारत हैं और भारत में भाजपा भी है, और दूसरी तरफ बीजेपी कहती है कि भाजपा ही भारत है। तो भारत में भाजपा भी है और भाजपा ही भारत है। ये भारत, टीम इंडिया और भाजपा के दृष्टिकोण में अंतर बिल्कुल स्पष्ट होगा। बिल्कुल। हाँ मोहसिन, आप कुछ कह रहे थे, बहुत संक्षेप में, बहुत संक्षेप में। हाँ, ये मैं कह रहा हूं कि जैसे ये कह रहे हैं बीजेपी और उनके भक्त जो है ना, वो सिर्फ अपने लिए बैटिंग करते हैं, हिंदुत्व के लिए और बीजेपी के लिए, देश के लिए नहीं करते ये। और ये अब दिख रहा है प्रधानमंत्री के व्यवहार में भी कुछ बौखलाहट सी नजर आ रही है, क्योंकि वो जो जबान इस्तेमाल कर रहे हैं वो बिल्कुल भी एक प्रधानमंत्री की जबान नहीं है। कभी पाकिस्तान के लोगों से कहते हैं कि चुपके से रोटी खाओ वरना गोली खाओगे, कभी कहते हैं मेरे रगों में सिंदूर दौड़ रहा है, कभी उनके होम मिनिस्टर कहते हैं चुन चुन के मारेंगे, कभी जाके बिहार में ऐलान करते हैं पहलगाम जाने की बजाय फौरन उसके बाद, कभी जाके बंबई में बैठ जाते हैं फिल्म स्टार्स के साथ इनॉग्रेशन कर रहे हैं। आपको याद होगा कुछ दिन जो हमारा जवाबी हमला था उससे कुछ दिन पहले वहां घूम रहे थे, कभी कोचिन में घूम रहे थे, केरला में कुछ इनॉग्रेशन कर रहे थे। मतलब जो मुल्क जंग पे जाने वाला हो, उसके प्रधानमंत्री का इस तरह से बयानबाजी और एंजॉय करना और खिलखिला के हंसना स्टेजों पे, कुछ व्यवहार समझ में नहीं आ रहा। चलिए फिलहाल मोदी जी को तो ऐसा लग रहा है कि मोदी की ट्रोल सेना को वैसी ने बिल्कुल जीरो कर दिया है, और ट्रोल सेना लगता है अपने बिल्कुल अब कपड़े फाड़ने की नौबत पर अब आ रही है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, सिद्धार्थ शर्मा, मोहसिन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।